तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने सवाल लिखवाया था कि जो हमारी कोष्टिका है उसका नाम है अंतः केंद्रित कोष्टिका, और उस अंतः केंद्रित कोष्टिका के लिए यहां पर अपन को अभाज्य सदिश ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात किया जाएगा समझना, देखिएगा। तो थोड़ा डायग्राम बनेगा। ये एक कोष्टिका है। अब 3 कोष्टिकाएं बनेंगी यहां पर कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ सुनो, हाँ जी। चलो, एक कोष्टिका ये रही, दूसरी कोष्टिका ये रही। एक कोष्टिका और बनानी है मुझे, फिर उसके बाद में अभाज्य सदिश ज्ञात करेंगे। तो जो नेक्स्ट कोष्टिका होगी वो यहां बनेगी, और मैं बना देता हूं। ये अगली कोष्टिका हमने बना दी। इस तरीके से हमने यहां पर कितनी कोष्टिका बना दी? 3 कोष्टिका। एक कोष्टिका ये रखी, एक कोष्टिका पीछे है, और एक कोष्टिका कहां पर है? नीचे है। अब चेक करना काम की बात। इसके अंदर सबसे पहले ध्यान देना, ये मेरे पास में होती है एक्स अक्ष। ये वाली अक्ष है एक्स अक्ष, जिसके अनुदिश एकांक सदिश आई कैप। ये वाली अक्ष है वाई अक्ष, जिसके अनुदिश एकांक सदिश जे कैप। और ये वाली अक्ष है मेरे पास में जेड अक्ष, जिसके अनुदिश एकांक सदिश के कैप। ओके, अब सुनो, आपको पता है अंतः केंद्रित कोष्टिका के अंदर क्या होता है? अंतः केंद्रित कोष्टिका के अंदर कोष्टिका के भीतर यानी अंदर एक परमाणु, केंद्र पर एक परमाणु और स्थित होता है। तो सबसे पहले जो सेंटर वाला परमाणु है वो दिखा देते हैं। तीनों कोष्टिकाओं का कहां पर है? तो तीनों कोष्टिकाओं का सेंटर वाला परमाणु दिखा देते हैं। तो ये वाली कोष्टिका का सेंटर परमाणु ये रहा, ये वाली कोष्टिका का सेंटर परमाणु ये रहा, ये वाली कोष्टिका का सेंटर परमाणु। अब सुनना, ये मेरे पास में है बिंदु O। अब ये वाला जो सेंटर वाला परमाणु है इस नीचे वाली कोष्टिका का, इसको नाम दे देते हैं बिंदु P। O को P से मिलाते हैं, तो O को P से मिलाएंगे तो ये वाला अभाज्य सदिश होगा हमारा A वेक्टर। एक हमें ये ज्ञात करना है, A वेक्टर। इसको इससे मिलाएंगे तो एक अभाज्य सदिश होगा हमारा ये, इसको बोलते हैं अपन P वेक्टर। और इसको इससे मिलाएंगे तो ये वाला अभाज्य सदिश होगा हमारा C वेक्टर। तो ये वाला अभाज्य सदिश क्या होगा? हमें क्या करना है? A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो हम केवल इसके अंदर B वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे और A वेक्टर और C वेक्टर का इसी प्रकार करके लिखेंगे।
अब काम की बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो ये वाला जो परमाणु है सेंटर पर रखा हुआ है, इसको क्यू नाम दे देते हैं, इसको आर नाम दे देते हैं ना। तो ये वाला जो परमाणु सेंटर पर रखा हुआ है बिंदु क्यू पर, ये सेंटर पर है। कहां पर है? सेंटर पर। अब जैसे ही कोष्टिका है का परमाणु सेंटर पर यहां पर है, इससे लंब डालेंगे तो इससे अपन इस पर एक लंब आरोपित करते हैं ना, कुछ इस तरीके से। मैं दिखाता हूं डायग्राम के अंदर दिखेगा, ये लीजिएगा, इससे एक लंब आरोपित कर, ठीक है। ये इससे एक लंब आरोपित हमने समझ, ओके। अब एक काम और करते हैं, इस वाले पॉइंट से इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया, ओके। अब एक काम और करना है, क्या करना है? देखो इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिला दो, ठीक है। तो अब इनको नाम दे देते हैं अपन कुछ इस तरीके से, इसको m नाम दे देते हैं, इसको n नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं m n पॉइंट हो गए, इसको a नाम दे देते हैं। कौन सा? a नाम दे देते हैं, ठीक है। अब सुनो, आपको पता है कि एक कोष्टिका की एक भुजा की लंबाई कितनी होती है? a होती है ना। मतलब अंतः केंद्रित कोष्टिका में सभी भुजाओं की लंबाई सेम होती है। अगर सभी भुजाओं की लंबाई सेम होती है तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो a है। अब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ a है, तो ये हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ a होती है, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये a/2 हो जाएगी ना। मतलब ये वाली लेंथ a है तो ये a/2 हो जाएगी, ये वाली लेंथ a है तो ये वाली लेंथ a/2 हो जाएगी। अब अपने पास में इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं? 2 ट्राइंगल हैं, और इन दोनों ट्राइंगल का उपयोग करके अपन किसका मान ज्ञात करने वाले हैं? इन दोनों ट्राइंगल का उपयोग करके अपन ज्ञात करने वाले हैं बी वेक्टर का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो समझना कैसे ज्ञात किया जाएगा बी वेक्टर का मान, देखना, देखिएगा। सबसे पहले लेते हैं अपन त्रिभुज ओ एम ए से। अच्छा, इसके अंदर सदिश संयोजन लगाओ। जब आप इस त्रिभुज के अंदर सदिश संयोजन लगाओगे तो चेक करना, हमने त्रिभुज लिया है ओ एम ए। अच्छा सुनो, तो इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर आप कह सकते हो, सुनो मेरी बात को ढंग से। अच्छा एक चीज है ना, थोड़ा इसको मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा, एक सेकेंड रुको, हल्का सा चेंज करना है इसको। ये तिरछा दिखाओ ऐसे ना, ये थोड़ा सा ऐसे दिखाइए ताकि आपको नजर आए। सुनो सुनो, ताकि आपको नजर आए कि ये वाली डिस्टेंस a/2 है ना, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है ना। तो ये रहा ये बिंदु, तो ये वाली लेंथ कितनी है? पूरी 1 है। ये वाली लेंथ भी पूरी 1 है, तो ये भी a/2 हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की, और ये भी कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी, ठीक है। सुनो चेक करना, तो आप सदिश संयोजन लगाओगे तो सदिश संयोजन क्या कहता है? सदिश संयोजन ये कहता है कि ओ ए वेक्टर बराबर, इस वाले त्रिभुज के अंदर बता रहा हूं मैं, ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर। अब आप सबसे पहले ओ एम की बात करो ना, तो ओ एम की बात करें अपन तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 1 है, तो ये ओ एम कितनी हो जाएगी? a/2। तो ओ ए वेक्टर की बात करें अपन तो ओ ए वेक्टर बराबर ओ एम की डिस्टेंस हो गई a/2, और ये वाली दिशा कौन सी है? ओ एम दिशा, y दिशा, जिसके अनुदिश एकांक सदिश क्या है? j कैप है। फिर प्लस एम ए की बात करूं मैं, देखो एम ए की बात करूं तो ये एम ए देखो, ये a/2 है, क्योंकि पूरी a है डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस a/2 है, ये वाली a/2 है, तो ये वाली भी a/2 है, ठीक है। तो ये हो गई a/2। और यहां चेक करोगे ना, अगर ये a से लेकर m तक होता तो a m वेक्टर तो क्या होता? i कैप दिशा के अंदर होता, पर ये क्या है? m a है, यानी ये माइनस i कैप दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा के अंदर है? माइनस का i कैप दिशा के अंदर है। भाई a m वेक्टर लिखा हुआ होता ना जब, तो ये कौन सी दिशा में होता? i कैप दिशा में, ठीक है। तो यहां से आप ओ ए वेक्टर ज्ञात करोगे तो आप a/2 कॉमन निकाल लो, और यहां पर आ गया माइनस का i कैप प्लस j कैप।
समीकरण नंबर देते हैं 1। अब ऐसे ही आपको दूसरा त्रिभुज लेना है ओ ए क्यू से, और इसके अंदर भी क्या लगा दो, सदिश संयोजन लगा दो। वही सदिश संयोजन की जो कहानी है वो तो वही है कि दो क्रमागत सदिश का योग तीसरे विपरीत क्रम वाले सदिश के बराबर होता है। अच्छा, क्रमागत की बात करते हैं अपन। क्रमागत हो गया अपने पास में ओ ए वेक्टर प्लस ए क्यू वेक्टर बराबर किसके हो गया, ओ ए वेक्टर प्लस ए क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, चलो तो यहां से ओ ए वेक्टर का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर, चलो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये आ गया मेरे पास में a/2 माइनस का आई कैप प्लस जे कैप। अब ए क्यू के मान की बात कर लेते हैं। ए क्यू, अच्छा सुनो, देखो ये यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है पूरी, ऊपर से लेकर नीचे वाले फलक की जो बीच की दूरी होती है वो होती है ए। तो ये सेंटर पर है ये एटम, तो यहां आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2, यानी ये डिस्टेंस भी a/2 है और दिशा कौन सी है, के कैप। तो ये हो गया मेरे पास में a/2, डायरेक्शन हो गई के कैप, और ये ओ क्यू कितना है, बी वेक्टर है। तो ये मेरे पास में सोल्व करने पर आएगा कुछ ऐसे कि बी वेक्टर बराबर a/2 और ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये ज्ञात कर लिया हमने, किसका मान, अभाज्य सदिश का मान ज्ञात कर लिया। अब जैसे ही हमें अभाज्य सदिश 1 मिल गया, बाकी दो अपन कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार करके लिख सकते हैं। नहीं तो ज्ञात भी कर सकते हैं, जैसे ये ज्ञात किया है वैसे ही यहाँ पर भी त्रिभुज बनाकर अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन केवल एक ही ज्ञात करेंगे, दो को अपन इसी प्रकार करके लिखना सिखाएंगे। पर उससे पहले एक काम करो, पहले आप ये डायग्राम बनाओ और फिर ये कैलकुलेशन उतार लो। पहले ये डायग्राम बनाना, फिर ये कैलकुलेशन उतार लेना। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। ये वाला अभाज्य सदिश इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है। ओके, कर लिया कंप्लीट इसे। अब इसी प्रकार करके अपन ए वेक्टर और सी वेक्टर का मान भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे ए वेक्टर और सी वेक्टर का मान, चेक करना, देखिएगा इसी प्रकार। जब आप ए वेक्टर और सी वेक्टर का मान लिखोगे तो a/2 दोनों के अंदर ही आएगा, और तीनों डायरेक्शन आएगी दोनों के अंदर, आई कैप, जे कैप और के कैप। इधर भी आएगी आई कैप, जे कैप और के कैप। बस आपको ये डिसाइड करना है प्लस माइनस कैसे लेना है। ठीक है, अब चेक करो, एक में माइनस आएगा, दो में प्लस आएगा। अब देखो, जैसे यहां माइनस आई कैप आया है, ठीक है, तो एक कम, जैसे आप बी वेक्टर के साथ में माइनस आई कैप आया है, तो सी वेक्टर के साथ में माइनस जे कैप आएगा। सी वेक्टर के साथ में क्या आएगा, माइनस का जे कैप आएगा। ये माइनस आएगा तो फिर ये दोनों क्या आएंगे, प्लस आएंगे। अब माइनस आई कैप आ गया, माइनस जे कैप आ गया, तो इसमें माइनस के कैप आएगा। तो ये इसी प्रकार करके आप लिख सकते हो इसके अंदर के रिजल्ट। ठीक है, अब ये ज्ञात करने के बाद में आपको ज्ञात करना है अभाज्य कोष्ठिका का। के बाद में नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट बचता है अपना, या फिर जो सवाल लिखवाया है उसके अंदर दूसरा पॉइंट है, वो है अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। क्या आप लोग ज्ञात करके बताओगे मुझे अभी ही? ये मैं ज्ञात नहीं कर रहा, अभी आप लोग मुझे ज्ञात करके बताओगे। इसका आंसर भी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है अभाज्य कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करने का। ओमेगा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी होता है। आपके पास में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों के मान हैं। मान रखो इसके अंदर और आंसर ज्ञात करके बता दो कि कितना आंसर आएगा। मैं आंसर नहीं बता रहा आप लोगों को, आप लोग मुझे आंसर सेंड करोगे कि ये आंसर हमारे आया है। ठीक है, हो जाओ शुरू, जैसे आ जाए आंसर मैसेज छोड़ देना। ठीक है।
आ गया क्या आंसर सबका? 1³/2। एक दो ने मैसेज छोड़ दिया, आंसर आ गया 1³/2। बाकी सारे भी चेक कर लो, आंसर आएगा 1³/2, है ना? ये लेके आना है, खुद से करो अभी ये सॉल्व, है ना? साधारण सी कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1³/2 इसका आंसर आएगा। साधारण कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है कैलकुलेशन का। तो ये इस तरीके से आप लोगों की तीनों कोष्टिकाएं क्या होती है? समाप्त होती है। इस तरीके से तीनों कोष्टिकाएं क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इधर लिया ना, सबके आ गया होगा आंसर, है ना? कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर ना। ठीक है, चलो हाँ, अब हेडिंग लगाना, कोष्टिका में परमाणु का घनत्व। कोष्टिका में परमाणु का घनत्व। छोटे छोटे टॉपिक ले लेते हैं अभी अपन, है ना? क्योंकि बड़ा टॉपिक तो कल कल ही आ पाएगा। छोटा टॉपिक लेते हैं ना। हाँ, हेडिंग लगाना, कोष्टिका में परमाणु का घनत्व। लिखो इसके अंदर, हेडिंग है कोष्टिका में परमाणु का घनत्व। कोष्टिका में परमाणु का घनत्व लिखो इसके अंदर। माना किसी कोष्टिका में तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः है। माना किसी कोष्टिका में तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः है स्मॉल a, b व c है। तीनों कोष्टिकाओं की लंबाई क्रमशः है स्मॉल a, b व c है तथा कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है। तथा कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है। कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है। तो कोष्टिका में परमाणुओं का घनत्व, तो कोष्टिका में परमाणुओं का घनत्व, कोष्टिका में परमाणु का घनत्व, तो कोष्टिका में परमाणु का घनत्व निम्न प्रकार से दिया जाता है। तो कोष्टिका में परमाणु का घनत्व निम्न प्रकार से दिया जाता है। रो इक्वल टू N अपॉन A, B और C। सुनो, N है कोष्टिका में परमाणु की संख्या, A, B, C क्या है? कोष्टिका में भुजाओं की लंबाई। कोष्टिका में परमाणु का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? N अपॉन A, B, C। अब सुनो, एक संरचना होती है सरल घनीय। एक सरल घनीय होगी कोष्टिका, जिसे आप अभाज्य कोष्टिका भी कह सकते हो। चलो अभाज्य कोष्टिका कह दो। इस अभाज्य कोष्टिका की बात करें तो इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक आता है अंत्य केंद्रित। तो जब मैं अंत्य केंद्रित कोष्टिका की बात करूं तो इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। याद करवाई थी अपन ने। एक होती है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। और एक होता है षटकोणीय। अभी षटकोणीय पढ़ना बाकी है अपना, अभी के लिए ध्यान रखो। इसके अंदर क्या होती है? परमाणु की संख्या प्रति कोष्टिका कितनी होती है? 6 होती है। जब ये आएगा तब इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? कोष्टिका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उतार लो ऐसे कैसे। ठीक है,
चलो अब लगाओ हेडिंग कोष्ठिका का घनत्व। ये तो कोष्ठिका में परमाणु का घनत्व है। अब लगाइएगा हेडिंग कोष्ठिका का घनत्व। कोष्ठिका का घनत्व इसके अंदर लिखना, कोष्ठिका के घनत्व के अंदर कोष्ठिका का घनत्व। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है कोष्ठिका का घनत्व। ये अपने कोई खास काम के तो नहीं है, पर सवाल न्यूमेरिकल सोल्व करने के अंदर कई बार काम आ जाते हैं। ठीक है, कई सवाल ऐसे आएंगे आप पे, आगे करेंगे अपन, उसके अंदर डायरेक्ट काम आते हैं फॉर्मूले। लिखना कोष्ठिका का घनत्व, इसमें लिखना कोष्ठिका में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करके, कोष्ठिका में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करके, कोष्ठिका में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करके उसमें कोष्ठिका के आयतन का भाग लगा दिया जाए। उसमें कोष्ठिका के आयतन का भाग लगा दिया जाए। उसमें कोष्ठिका के आयतन का भाग लगा दिया जाए तो हमें कोष्ठिका का घनत्व प्राप्त होता है। तो हमें कोष्ठिका का घनत्व प्राप्त होता है। तो हमें कोष्ठिका का घनत्व प्राप्त होता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यानी कोष्ठिका के अंदर जो सभी परमाणु हैं, जितने भी परमाणु हैं, उनके आयतन को ज्ञात करके, यानी सभी परमाणुओं का आयतन बटा कोष्ठिका का आयतन, इससे हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। और देखो सभी प्रकार के जो घनत्व होते हैं वो परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जितनी ज्यादा परमाणुओं की संख्या होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, घनत्व होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला उतार लो। कोष्ठिका का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, रो इक्वल टू सभी परमाणुओं का आयतन बटा कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, लिखना इसके अंदर अब सभी प्रकार के घनत्व, सभी प्रकार के घनत्व, सभी प्रकार के घनत्व परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। सभी प्रकार के घनत्व परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात परमाणुओं की संख्या अधिक होने पर, अर्थात परमाणुओं की संख्या अधिक होने पर घनत्व भी अधिक होगा। अर्थात परमाणुओं की संख्या अधिक होने पर घनत्व भी अधिक होगा। अर्थात परमाणुओं की संख्या अधिक होने पर घनत्व भी अधिक होगा। अगला लगाओ जालक बिंदुओं का घनत्व। जालक बिंदुओं का मैंने मास कहाँ लिखाया है, मास कहाँ लिखवाया है मैंने, तो यही तो लिखवाया घनत्व ही तो, हेडिंग कोष्ठिका का घनत्व ही तो है। वापस सुन लो, हेडिंग कोष्ठिका का घनत्व है और ये लिखवाया है कोष्ठिका में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करके उसमें कोष्ठिका के आयतन का भाग लगा दिया जाए तो हमें कोष्ठिका का घनत्व प्राप्त होता है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये लिखवाया है। फिर इसके बाद में लिखवाया है कि सभी प्रकार के घनत्व परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात परमाणुओं की संख्या अधिक होने पर घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। यही तो लिखवाया है, यही लिखवाया है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा जालक बिंदुओं का,
जालक बिंदुओं का घनत्व। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा जालक बिंदुओं का घनत्व। इसके अंदर लिखना माना। नेक्स्ट लगाइएगा जालक बिंदुओं का घनत्व। इसके अंदर लिखना माना किसी कोष्ठिका में, अरे अरे बिल्कुल 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 सही कहा, मैंने देखा नहीं, यहाँ द्रव्यमान आएगा, आयतन नहीं। ओके 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 ना, द्रव्यमान आएगा, आयतन नहीं आएगा। चलो बिल्कुल 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 दिख गया दिख गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग है जालक बिंदुओं का घनत्व। इसके अंदर लिखो माना किसी कोष्ठिका में तीनों भुजाओं की लंबाई, माना किसी कोष्ठिका में तीनों भुजाओं की लंबाई, किसी कोष्ठिका में तीनों भुजाओं की लंबाई स्मॉल a कॉमा बी व सी है, स्मॉल a कॉमा बी व सी है, और उसके लिए जालक दूरी, और उसके लिए जालक दूरी और उसके लिए जालक दूरी स्मॉल d है, और उसके लिए जालक दूरी स्मॉल d है, तो जालक बिंदुओं का घनत्व, तो जालक बिंदुओं का घनत्व निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, तो जालक बिंदुओं का घनत्व निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, तो जालक बिंदुओं का घनत्व निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा सुनो, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू डी अपॉन ए इंटू बी इंटू सी। अगर जालक बिंदुओं का घनत्व ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, जालक दूरी बटा तीनों भुजाओं की लंबाई का गुणनफल। अब ये जालक दूरी क्या है, अभी हमारे आगे टॉपिक आएगा जालक दूरी, उसके अंदर समझाएंगे ये डी कैसे कैलकुलेट होता है। बड़ा टॉपिक है पूरा जालक दूरी का, बड़ा टॉपिक है जालक दूरी का, ये फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया, हाँ जी। अब अपन को नेक्स्ट हेडिंग लगानी है, नेक्स्ट हेडिंग लगानी है, चलो लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, षटकोणीय कोष्ठिका, षटकोणीय कोष्ठिका। ये फॉर्मूले जो तीनों लिखे हैं ना, आगे काम आएंगे जब मैं सवाल करवाऊंगा न्यूमेरिकल एक साथ, जब काम मिलेंगे। अब लगाइएगा षटकोणीय कोष्ठिका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करना परीक्षा की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। षटकोणीय कोष्ठिका, अब तक जो हमने पढ़ा है सरल घनीय पढ़ा है, अंतः केंद्रित पढ़ा है, फलक केंद्रित पढ़ा है, उसके अंदर एक तो अंतः केंद्रित और एक आपकी षटकोणीय कोष्ठिका, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। एक तो अंतः केंद्रित और एक षटकोणीय कोष्ठिका क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर इसका डायग्राम समझाते हैं बनाकर। लिखो, एक ऐसी कोष्ठिका, एक ऐसी कोष्ठिका जिसमें प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होता है, एक ऐसी कोष्ठिका जिसमें प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होता है और इसके अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त कोष्ठिका के ऊपर व नीचे वाले फलक,
और इसके अतिरिक्त कोष्ठिका के ऊपर व नीचे वाले फलक के केंद्र पर, कोष्ठिका के ऊपर व नीचे वाले फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है, परमाणु उपस्थित होता है और 3 परमाणु कोष्ठिका के अंदर उपस्थित होते हैं, और 3 परमाणु कोष्ठिका के अंदर उपस्थित होते हैं, और 3 परमाणु कोष्ठिका के अंदर उपस्थित होते हैं। चलो समझना, ये इंपॉर्टेंट मामला है। और 3 परमाणु कोष्ठिका के अंदर उपस्थित होते हैं, ऐसी कोष्ठिका को षटकोणीय कोष्ठिका कहते हैं। ये लाइन भी लिखना, ऐसी कोष्ठिका को षटकोणीय कोष्ठिका कहते हैं, ऐसी कोष्ठिका को षटकोणीय कोष्ठिका कहते हैं। चलो अब 2 मिनट सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए कि आखिरकार ऐसी कोष्ठिका किस तरीके से बनती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये समझना। देखो षटकोणीय बनानी है ना, अब देखते चलना मैं कैसे कैसे डायग्राम प्लॉट करने वाला हूं। चेक करना भाई ना। सुनो, पहले इन सभी को मिला लो आपस में ना, ताकि डायग्राम ढंग से बने। पहले सभी को मिला। अब सुनना, अब क्या करना है हमें, एक लाइन यहां से खींचनी है, एक लाइन यहां से खींचनी है, एक जालक बिंदु ये हो गया, एक जालक बिंदु ये हो गया, इनको आपस में मिला दो। ऐसे ही सुनना, एक यहां से खींचना है, एक यहां से, एक जालक बिंदु ये हो गया, दूसरा जालक बिंदु ये हो गया, इनको आपस में मिला दिया। फिर ऐसे ही इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिलाइएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा। और सुनो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला। आप स्केल से बनाओगे तो आपको परफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा सुनो, अब इसके अंदर परमाणु कहां कहां उपस्थित होते हैं वो समझना है। चेक करो, एक परमाणु ये रहा कॉर्नर पर, एक 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 ये रहा कॉर्नर पर। ऐसे एक परमाणु ये रहा कॉर्नर पर, एक 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 ये रहा कॉर्नर पर। तो ये तो परमाणु है हमारे कॉर्नर वाले परमाणु, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था ऊपर वाला और नीचे वाला जो फलक है उसके केंद्र पर भी परमाणु होता है। तो ऊपर वाले फलक के केंद्र पर परमाणु ये रहा, नीचे वाले फलक के केंद्र पर परमाणु ये रहा। और इसके अलावा हमने ये कहा है कि 3 परमाणु इस कोष्ठिका के अंदर होते हैं, 3 परमाणु इस कोष्ठिका के अंदर होते हैं, अंदर दिखाने हैं 3 परमाणु। तो वो 3 परमाणु कहां दिखाओगे आप? एक परमाणु यहां दिखा दो, दूसरा यहां, तीसरा यहां। तो ये 3 परमाणु इस कोष्ठिका के इनसाइड भी दिखाने हैं अपन को, ये रखे, ठीक है। तो इस प्रकार की कोष्ठिका के अंदर क्या होते हैं, देखो कॉर्नर पर परमाणु होते हैं, के अलावा आमने सामने के फलक के केंद्र पर परमाणु होते हैं,
और 3 परमाणु इस कोष्ठिका के अंदर स्थित होते हैं तो इस प्रकार की कोष्ठिका को अपन कौन सी कोष्ठिका कहते हैं? षटकोणीय कोष्ठिका कहते हैं। इस प्रकार की कोष्ठिका को अपन कौन सी कोष्ठिका कहते हैं? षटकोणीय कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो ये बन गई आपकी षटकोणीय कोष्ठिका। और बताता हूं मैं, देखो ये जो षटकोणीय कोष्ठिका होती है इसकी जो हाइट होती है ये होती है स्मॉल सी। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे। इसकी हाइट और इसकी डिस्टेंस को लेकर एक बार आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, एक बार आप लोग ये डायग्राम बना लो। इसके बाद में जब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको एक एक चीज इसकी ढंग से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल क्या बताया है कि जो षटकोणीय कोष्ठिका होती है उसके अंदर कॉर्नर पर एक एक एटम रखा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु है। ठीक है, सॉरी प्रत्येक फलक नहीं, सॉरी आमने सामने के फलक के केंद्र पर परमाणु है और 3 परमाणु कोष्ठिका के भीतर है, इनसाइड स्थित है। तो ये जो कोष्ठिका कहलाती है ये कैसी कोष्ठिका कहलाती है? षटकोणीय कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इसे बना लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आगे क्या क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, वही सारे पॉइंट याद करने हैं अपन को, समन्वय संख्या से लेकर लास्ट अपन अभाज्य कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करते हैं, वो सारे पॉइंट इसके अंदर अपन को ज्ञात करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जितनी भी कोष्ठिकाएं हैं, सरल घनीय कोष्ठिका, अंत केंद्रित कोष्ठिका, फलक केंद्रित कोष्ठिका या फिर षटकोणीय कोष्ठिका, ये सभी कोष्ठिकाएं अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस डायग्राम को अच्छे से बनाना। ठीक है, चलो डायग्राम पर अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जाम के लिए।